हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि विद्यालय प्रबंध एवं नेतृत्व है। तो आज यूनिट 4 है, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन। तो चलिए हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 आज देखने वाले हैं। एक जो बन चुका है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है। जो भी विद्यालय संबंधित सूचना है, रिकॉर्ड है, वह कहाँ रखा जाता है? विद्यालय कैलेंडर में, लॉन्ग बुक में, प्रवेश रजिस्टर में या सूचना रजिस्टर में। तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए कि विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है, वह कहाँ रखा जाता है? तो विद्यालय कैलेंडर में। राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय कैलेंडर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख का अर्थ होता है? रिकॉर्ड। शैक्षिक, वित्तीय, प्रशासनिक या इनमें से कोई नहीं। तो जनरल लेजर जो रिकॉर्ड है वह वित्तीय रिकॉर्ड है, इसलिए राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र प्राप्ति रजिस्टर है शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, प्रशासनिक अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो पत्र प्राप्ति रजिस्टर जो है वह किस तरह के का रजिस्टर है? क्या शैक्षिक रिकॉर्ड रखता है, वित्तीय रिकॉर्ड है या प्रशासन से है? तो पत्र का रजिस्टर किस में रखा जाएगा? इसका क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा पत्र, जो भी पत्र रिलेटेड होगा वह होगा प्रशासन से रिलेटेड, अर्थात कोई भी पत्र प्रशासन द्वारा ही तो आएगा, ज़्यादा तो प्रशासनिक ही होगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा प्रशासनिक। अगला क्वेश्चन है कि बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है किसमें? लॉन्ग बुक में, प्रवेश रजिस्टर में, सर्विस बुक में या सचिव अभिलेख में। तो बालक का जो शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है वह रखा जाता है सचिव अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्था किसने कहा? कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्था किसने कहा? रायबर्न ने, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने, डेविस ने या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन करने पे, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन पे, विद्यालय की साज सज्जा पे या उपर्युक्त सभी? तो यदि प्रधानाध्यापक हैं तो हमें सभी प्रकार के दायित्व को निभाना पड़ता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय तालिका के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, समय तालिका के निर्माण में शिक्षकों के हित का ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक विभाग के नियमों का ध्यान रखा जाए, सभी का
ध्यान रखा जाए। तो जब भी टाइम टेबल बनाएं तो ऐसा नहीं है कि केवल टाइम टेबल अपने ही अकॉर्डिंग बनाएं, या जो प्रधानाचार्य का यदि सोकर उठने का समय 7 बजे है तो वो अपने ही अकॉर्डिंग बनाएं। सबको ध्यान में विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पोएट, सभी का सबका मैनेज करके ही आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। डिसिप्लिना से, डिसिपिल से, डिसिपुल से या डिसिशियर से। तो राइट आंसर हो जाएगा डिसिप्लिना से। अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के डिसिप्लिना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ अनुशासन, व्यवस्था, नियम, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन स्थापन के सकारात्मक साधनों में आते हैं उपयुक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, पुरस्कार या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन स्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। जब अनुशासन स्थापित किया जाता है तो नकारात्मक साधन क्या है? क्या शिक्षक अभिभावक सहयोग है, डांट फटकार है, या आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड है? तो ब और स दोनों राइट आंसर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिला? दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन या इनमें से कोई नहीं? तो इस तरीके का विचार रखने वाले कि यदि हम केवल डंडे से ही बच्चे को डराकर धमकाकर और सिखा सकते हैं, या घर में भी अभिभावक कई बार बच्चों को डंडे के द्वारा दंडित करने लगते हैं, या हर बात पे छोटी छोटी बातों पे भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर काफ़ी भय हो जाता है, वह बच्चा कुंठित हो जाता है। सही बात को भी वह स्पष्ट रूप से नहीं वह कभी समाज में खुलकर रह पाएगा और वह धीरे धीरे कुंठित हो जाएगा। इसलिए कभी भी बच्चों पे ज़्यादा दमनात्मक अनुशासन नहीं रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार का सोच या इस प्रकार का विचार रखने वाले के अंतर्गत आता है दमनात्मक अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, और इतना भी न छोड़ दें मुक्त कि बालक बिगड़ भी जाए, तो इसलिए लिमिट में ही रखे हर चीज़ को। अगला है क्वेश्चन कि अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थ हैं। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं जॉन डूवी, रूसो, पेस्टोलॉजी या उपर्युक्त सभी। तो अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं, राइट आंसर हो जाएगा द। रूसो भी प्रकृतिवाद हैं, जॉन डूवी भी एवं पेस्टोलॉजी भी, यह सभी जो हैं वह दमनात्मक अनुशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? अभी मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था, प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात प्रकृतिवाद के जो भी दार्शनिक हैं वह किस प्रकार के अनुशासन को महत्व देते हैं? क्या वह दमनात्मक तरीके का, प्रभावात्मक तरीके का या मुक्तात्मक तरीके का? तो जो भी प्रकृतिवाद है
वह कहते हैं कि बच्चे को तंत्र छोड़ देना चाहिए, अर्थात बच्चा खुद सीखता है। उस पर किसी प्रकार के जोर ज़बरदस्ती करके यदि बच्चे को अंदर कलाकारी है तो वह आगे चल के फ्यूचर में आर्टिस्ट बनेगा। यदि आप उसे जोर ज़बरदस्ती करके कुछ और बनाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करें, उस पर दमनात्मक अनुशासन न रखें। और रूसो का कहना है कि बच्चे में अच्छाइयाँ पहले से ही होती हैं। बच्चों में जो अच्छाइयाँ होती हैं वो ऑलरेडी होता है। बच्चा खुद ही कोई गलत नहीं करता है, जबकि उसको बुराइयों से बचाना चाहिए। और अच्छाइयाँ बच्चों में पहले से ही होता है, यह रूसो का कहना है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद विचारात्मक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का, ये तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुक्तात्मक। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आदर्शवादी विचार अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं। क्वेश्चन यह कर रहा है कि जो भी आदर्शवादी हैं, आदर्शवाद को मानते हैं, वह किस प्रकार के बच्चे पे अनुशासन करना चाहते हैं या किस तरीके का आदेश देते हैं कि बच्चों को क्या दमनात्मक अनुशासन देना चाहिए, प्रभावात्मक अनुशासन देना चाहिए, क्या लोकतांत्रिक देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो वह मानते हैं कि बच्चे को प्रभावात्मक अनुशासन रखना चाहिए। अर्थात प्रभावात्मक का अर्थ यह हुआ कि बच्चे को न ही अत्यधिक दमनात्मक देना चाहिए और न ही उसे ज़्यादा मुक्तात्मक देना चाहिए। तो इस प्रकार से आदर्शवादियों का मानना था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर, उद्धरणात्मक सिद्धांत पर, सुधारात्मक सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, वह आधारित है ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पे। यहाँ पे प्रतिकारात्मक का अर्थ यह हुआ कि प्रतिशोध। यदि आदर्शवादी तो नहीं कहेंगे, जो भी उग्रवादी प्रवृत्ति के होते हैं व्यक्ति, वह उनका यह मानना होता है कि यदि आप मुझे एक चाटा मारे तो मैं भी आपको एक चाटा मारूंगा ज़रूर। तो कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, इस विचारधारा का। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिकार अर्थात प्रतिशोध की, उनके अंदर प्रतिशोध होता है, वह बदले की भावना में रहते हैं। यदि आपने उन्हें हानि पहुँचाया है तो आपको भी वह हानि पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। उनके अंदर इस प्रकार का थॉट आता है। और कुछ आदर्शवादी होते हैं तो वो उसे मानेंगे कि हमारी किस्मत थी, इसलिए हमें नुकसान हो गया, हमें मुसीबत में है। इस तरीके के विचारधारा के होते हैं। तो प्रतिकारात्मक का यही सिद्धांत है कि ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है। अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक क्या है? अर्थात एक बार ऑप्शन देखते हैं। समुचित निर्देशन का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, या शारीरिक बेवाधियाँ, या आर्थिक विषमता। तो अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक इसमें से मुख्य रूप से कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम देखते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा अभी खुद प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो बेरोजगारी है, जिसके कारण आज भी तमाम तरह के दंगे फसाद, या कभी कभी बच्चे इतने काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो आंदोलन शुरू कर देते हैं
तो यह सब क्या है, अनुशासन से, उन्हें भी अनुशासन दिया गया है। हमारे लोकतंत्र में भी एक अनुशासन है कि हमें आंदोलन भी करना है, तो ऐसा नहीं कि दंगे फसाद या मार झगड़े इस तरीके का नहीं करना है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक क्या है, अनुशासनहीनता क्यों होता है। तो अत्यधिक तो आर्थिक विषमता के ही कारण होता है। यदि सबके पास आर्थिक स्थिति सही रहे तो शायद मुझे लगता है कि वह मानसिक और शारीरिक सभी तरीके से संतुष्ट हो सकता है। और इसका सबसे मेन रीजन दो है। एक तो जनसंख्या, और जनसंख्या कब कम होगी, जब व्यक्ति शिक्षित होगा, तभी उसे समझ आएगा कि हाँ, हमारे देश में जनसंख्या क्या है, हमें किस प्रकार से लेकर चलना चाहिए हर स्थिति को। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को कभी भी बुरे वे में न ले कि पढ़ने से हमें सफलता नहीं मिलती। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, बट शिक्षा बहुत कुछ देकर जाती है। शिक्षा एक सर्वांगीण विकास करती है, जिसमें एक व्यक्ति का चारित्रिक, मानसिक सभी प्रकार से गुणवान, सभी प्रकार से उसका विकास होता है। केवल आर्थिक से ही रिलेटेड शिक्षा नहीं है। कभी केवल आर्थिक रूप से ही शिक्षा को न देखें या न जोड़ें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है। अब जब कोई अनुशासनहीनता करे लेकिन समूह में करे, अभी हमने क्वेश्चन बताया जैसे आंदोलन, तो इसका उदाहरण क्या है, सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण क्या है। विद्यालय देर से आना, चोरी करना, या शिक्षक के लिए आदेशों को जानबूझकर पालन न करना, या सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करा। अभी आप लोगों को हमने समझाया, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है कि यहाँ पे सामूहिक रूप से, तो राइट आंसर हो जाएगा कि सामूहिक रूप से प्रदर्शन करना, या यह भी अनुशासनहीनता आता है, लेकिन व्यक्ति भी राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक से। क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। यह कथन किसका है, राधा कृष्ण का, एएसएन मुखर्जी का, गांधी जी का, या नेल्सन जी का। तो राइट आंसर हो जाएगा एसएन मुखर्जी का। यह कथन है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक और बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समिति शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानाध्यापक होता है, शिक्षक होता है, ग्राम प्रधान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, TLM के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है 1000, 500, 700 या 900। तो TLM के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, TLM के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है 1000, 500, 700 या 900। तो राइट आंसर हो जाएगा 500। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। पाठ्यपुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। यह कथन किसका है, डगलस का, बेकन का, लेंज का, हॉलक्वेस्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा लेंज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो किसी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन किसका है? अर्थात टाइम टेबल विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह कथन कहा गया है जसवंत सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। आप सभी बताइए कि कक्षा 1 में कुल कितने पाठ्य पुस्तकें होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें होते हैं वह होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के आवश्यक हैं। TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, या वह कक्षा के अंदर हो या बाहर हो। तो सबसे पहले हमें योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। क्वेश्चन है। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, या प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य से क्यों लेंगे? बाजार से यदि हम लेंगे तो उसमें भी पैसे लगेंगे। शासन द्वारा क्यों मंगाएंगे? इसलिए राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय परिवेश में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनसे आप सीखने की वस्तु बनाइए, बच्चों से बनवाइए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा स। तो आज का क्वेश्चन है कि यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी को यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।